नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में न्यूज मेकर कोई एक नहीं दो चेहरे हैं। पहले हैं एकनाथ शिंदे और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन सीएम की रेस में इन दोनों में से कौन पड़ेगा 20? आज यही पॉलिटिकल पावर सेंटर का न्यूज मेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के दो बड़े दावेदार हैं, एक देवेंद्र फडणवीस है और दूसरे हैं एकनाथ शिंदे। इन दोनों में से किसके नाम पर मुहर लगेगी, इसका फैसला दिल्ली से होना है। और इसी बीच मुंबई में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना और पूजा का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कल मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मंत्रिमंडल नेता का सर्वसम्मति से यहाँ पर चुनाव किया गया और एकनाथ शिंदे साहब को हमारे दल का नेता यहाँ पर रखा गया है। विधायक दल का नेता चुनते ही शिवसेना शिंदे ने गेंद बीजेपी की तरफ फेंक दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिंदे और फडणवीस में से कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि फैसला महायुति के तीनों घटक दलों को मिलकर करना है। लेकिन दिल्ली से अभी तक मीटिंग की कोई तारीख तय नहीं हुई है। इधर महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गणपति बप्पा की प्रार्थना शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गणपति बप्पा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। और ये सब प्रार्थना शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए है, क्योंकि कई बार रणनीति के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत होती है और शिंदे के खुद के समर्थक उन्हें हर कवच से लैस कर देना चाहते हैं। देखिए, सीएम को लेकर हर बात पर जोर दिया जा रहा है, किसकी कितनी सीटें हैं, उसका स्ट्राइक रेट क्या है। लेकिन क्या सीट और स्ट्राइक रेट देखकर सीएम तय होगा, ये फिलहाल देखना होगा। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का डंका बजने के बाद भी सीएम फेस पर सस्पेंस बना हुआ है। बैठकों का दौर जारी है, हर कोई अपनी अपनी फील्डिंग लगाने में लगा है। कोई फडणवीस को रेस में आगे बता रहा है तो कोई शिंदे को फिर से गद्दी का दावेदार बता रहा है। दौड़ में अजित पवार भी हैं, जिनके स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए एनसीपी उन्हें मौका देने की बात कह रही है। जो चैलेंजेस अभी स्टेट फेस कर रहा है, उसमें से स्टेट को, महाराष्ट्र स्टेट को आगे ले जाके नंबर 1 पे लाने के लिए एक सुपर एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है, और जो देवेंद्र जी में वो कैलिबर है। दरअसल बीजेपी ने 149 सीट पर चुनाव लड़ा, 132 सीटें जीती, जिसका स्ट्राइक रेट 88% का रहा। शिवसेना शिंदे ने 81 सीट पर चुनाव लड़ा, 57 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 70% का रहा। एनसीपी अजित पवार ने 59 सीट पर चुनाव लड़ा, 41 सीट जीती, स्ट्राइक रेट 69% रहा। मतलब स्ट्राइक रेट हो या सीट के लिहाज से बीजेपी का दावा सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेंगे, या फिर बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए सबको साथ लेकर चलेगी और कुर्सी शिंदे को दे देगी? क्योंकि सही मायनों में फैसला पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को करना है। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद चर्चा सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की हो रही है। ये दावा किया जा रहा है, जो उन्होंने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसी ने पूरा गेम बदल दिया। लेकिन अब एक बार फिर से मुंबई में इसी नारे के पोस्टर लगे हैं, लेकिन नए संदेश के साथ। मुंबई की सड़कों पर बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में योगी को महाराष्ट्र विजय का हीरो बताया गया है, क्योंकि जहां महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 88% है, वहीं योगी का स्ट्राइक रेट 95% का रहा। योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया, वहां ज्यादातर सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। जीत के बाद एक बार फिर बैनर लगा है और चुनाव परिणाम लिखे हैं कि जहां जहां योगी गए वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। बड़ी बात यह है कि शरद पवार भी योगी को महाविकास अघाड़ी की हार का सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। ही भूमिका में ये सब फैसले केलं
हम लोग के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, पूरे देश में लोग जो है उनको लोग बुलाते हैं और पार्टी उनका हर कार्यक्रम लगाती है। जो मुख्यमंत्री नहीं थे तभी उनको पूरे देश में उनका डिमांड था। बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर राजधानी लखनऊ में भी लगे हैं। दरअसल ये बयान इतना हिट हुआ कि इसने पहले हरियाणा में गेम बदला और फिर महाराष्ट्र में पूरा माहौल ही बदल दिया। वहीं इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गर्व से कहो हिंदू का नारा देकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। विद्यार्थी परिषद अक्सर उन कार्यक्रमों में सहभागी बनता है जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मतलब एकदम साफ है, विपक्ष एकजुट होकर भी योगी के बयान की कोई काट नहीं खोज पाया और अब योगी ने गर्व से कहो हिंदू का नारा देकर विपक्ष के सामने नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इधर संजय राउत महाविकास अघाड़ी की हार को पचा नहीं पा रहे और इसके लिए ईवीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं। उधर मायावती पूछ रही है कि क्या ईवीएम सिर्फ महाराष्ट्र में खराब थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महायुति अगले सीएम को लेकर मंथन कर रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी ईवीएम पर अटकी हुई है। ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा, इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अंगूर खट्टे होते हैं ना, तब ऐसे ही बातें होती है। ये ईवीएम और ये पेपर बैलेट अभी कितने बार ये बार हम बात करेंगे। जब आपकी जीत लोकसभा में हुई तब ईवीएम अच्छे थे। बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने चुनाव के नतीजों को भी मानने से इनकार कर दिया था। राउत ने कहा था कि उन्हें नतीजे मंजूर नहीं और महाराष्ट्र की जनता को भी ये नतीजे मंजूर नहीं होंगे। महाराष्ट्र की जनता दुखी है इस निर्णय से, खुश नहीं है। कहाँ जल्लोष है देखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही ईवीएम खराब थी? क्योंकि झारखंड के ईवीएम को लेकर विपक्ष की तरफ से एक बयान तक नहीं आया। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी टक्कर तो दूर, अकेले शिंदे की शिवसेना से भी आगे नहीं निकल पाई और यही टीस उसे अंदर से बेचैन कर रही है। और संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ तो उधर राज्यसभा में खरगे और धनखड़ की आपस में बहस हो गई। शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे से शुरू हुआ। हंगामे के साथ ही थोड़ी देर बाद खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही सदन शुरू हुआ विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 27 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, लेकिन विपक्ष के इरादे बता रहे हैं कि ये पूरा शीत सत्र गर्म रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष अडानी और मणिपुर हिंसा को लेकर हमलावर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपको मालूम है कि अमेरिका के देश ने पूरी तरह से एक वारंट जारी किया है और अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे सवाल उपस्थित किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके सवालों के जवाब हमें पूछने थे। चूंकि संसद में आवाज न उठ सके इसलिए आप संसद को जो है वो एडजर्न कर दीजिए, राज्यसभा एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे बात ना हो सके, संभल के मुद्दे पे बात ना हो सके। तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्रवाइयां हैं। उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से संविधान के 75 साल पूरे होने की बात कहते हुए मर्यादा रखने की बात कही थी। इस पर खड़गे ने ये कहते हुए तंज कस दिया कि इन 75 सालों में उनका योगदान भी 54 साल का है, तो उन्हें सिखाने की कोशिश ना करें। 50 ईयर रहे, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 इयर्स है, तो मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। इस पर बात इतनी बढ़ गई कि बहस में बदल गई और फिर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी 27 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस सत्र में सिर्फ हंगामा होगा या फिर कोई और भी काम, क्योंकि इस शीत सत्र में 16 विधेयक पेश होने हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम वक्फ बोर्ड का है, जिस पर पहले से चौतरफा सियासत गरमाई हुई है। और महाराष्ट्र में महायुति की जीत से क्या कंगना रनौत का बदला पूरा हो गया है? 4 साल पहले अपने घर पर चले बुलडोजर को लेकर कंगना रनौत ने उद्धव पर अब निशाना साधा है।
तस्वीर 4 साल पहले की है, जब कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चला था। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सत्ता थी और कंगना बीजेपी नेता नहीं, सिर्फ एक अभिनेत्री थी। तब कंगना ने अपना दफ्तर तोड़े जाने पर कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल आपका घमंड टूटेगा। और अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद कंगना ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। मेरा हमेशा से यही मानना है कि अगर आप की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो सबसे पहले आप जो है महिलाओं का जो है अपमान करते हैं, आप उन्हें जो है नीचा दिखाते हैं। मेरा तो खैर गंदी गालियां देने के साथ साथ घर तोड़ दिया गया था, फिर मुझे मुंबई से निकाल दिया गया था और मेरा कोई बदला नहीं है इसमें। मैं तो एक मामूली सी कार्यकर्ता हूँ। ये एक तरह से कंगना का बदलापुर था, जो महाराष्ट्र में महायुति की जीत से पूरा हो गया है, क्योंकि इस लड़ाई में महाविकास हारी नहीं है बल्कि बुरी तरह से हारी, जिस पर खुद उसे भरोसा नहीं हो रहा है। कल जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने नीतीश कुमार से वक्फ बोर्ड को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस पर जवाब दिया है और सियासी पारा काफी गर्मा गया है। बिहार उपचुनाव में मिली जीत के बाद जहां एनडीए का कुनबा जश्न में डूबा है, वहीं मुस्लिम वोटर्स को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ऐसा बयान दिया है कि बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। सब गलतफहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है, जवाब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। ललन सिंह ने यह बयान मदनी के उस बयान के जवाब में दिया था, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार से अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा था। अगर वो हमें फायदा पहुंचाते हैं और जो हमारा दस्तूरी हक है वो हमें देते हैं, हम उनकी वाह करेंगे, ताली बजाएंगे। अगर वो उधर जाते हैं, हमारे नुकसान को कबूल करते हैं, हमारा उनसे इख्तिलाफ है, जो मुसलमान है वो अपने रास्ते को देखेगा। लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से दिए ललन सिंह के बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ललन सिंह क्या क्या बोलते थे, तो कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का। वो लंतरानी बकते हैं, वो बीजेपी में क्या आदमी हैं, वो जदयू में बिला वजह से हैं। उधर ललन सिंह के बयान पर बड़ी तपिश के बाद जेडीयू ये कहते हुए सफाई दे रही है कि नीतीश सबके हैं। We are not bothered about Arshad Madni. We are not bothered about any Shankaracharya. We are not bothered about any Maulvi. We are not bothered about any Pandit. We do work for the public welfare of people. और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस बात को प्रमाणित किया है कि नीतीश कुमार और जनता के बीच में हमको किसी का इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सिर्फ कह देने से काम चलेगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी हलचल तेज है और सबकी निगाहें नीतीश पर टिकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि 7 साल के बाद एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। रौनक खत्री चुने गए हैं डीयू के अध्यक्ष, एबीवीपी के ऋषभ चौधरी को हराया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रौनक खत्री डीयू के अध्यक्ष चुने गए। 7 साल के बाद एनएसयूआई ने ये जीत हासिल की, एबीवीपी के ऋषभ चौधरी को हराया है। उपाध्यक्ष सचिव का पद एबीवीपी को मिला है, लेकिन अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने जीत हासिल की। तो डीयू छात्र संघ की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर, 7 साल के बाद अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का कब्जा, रौनक खत्री अध्यक्ष चुने गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आज देर रात तक उन्हें दिल्ली पहुंचना है, जिसके बाद आज महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हुए हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। खबर यह भी थी कि शिंदे को भी आज दिल्ली आना है और इसी के साथ आज अजीत पवार भी दिल्ली में आएंगे। हालांकि एक निजी कार्यक्रम में है जिसमें शामिल होना है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और होना है, बात करने के लिए आइए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, रवाना हो गए देवेंद्र फडणवीस, क्या जानकारी, बैठक होनी है और खबर यह भी थी कि अजीत पवार भी आने वाले हैं, शिंदे भी आने वाले हैं।
जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और आपको बता दें कि सवा घंटे बाद 7:30 बजे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रात को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होना है तीनों ही नेताओं को। वहां पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में अमित शाह के साथ में इन तीनों ही नेताओं की बैठक होगी। हालांकि अमित शाह के साथ बैठक कितने बजे और कहां पर होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक निजी कार्यक्रम शामिल होने के लिए देवेंद्र फडणवीस रवाना हुए हैं और सवा घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट से ही एकनाथ शिंदे भी रवाना होंगे और अजीत पवार का भी रवाना होने का समय 7:30 बजे का बताया जा रहा है। तीनों ही नेता दिल्ली में होंगे और निजी कार्यक्रम शामिल होने के बाद संभावना है कि अमित शाह के साथ बैठक होगी और वहां तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री और अगले 2 उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फडणवीस रवाना हो चुके हैं और महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में भी आज होगी और खबर ये भी है कि फॉर्मूला भी आज तय हो सकता है महाराष्ट्र में सरकार को लेकर, क्योंकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई की और ये साफ कर दिया कि जब तक हालात सुधरते नहीं है तब तक ग्रैब 4 लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सख्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से खतरनाक होते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी ऐसे हालात नहीं है कि कोई राहत दी जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है जिसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैब 4 लागू रहेगा। साथ ही कोर्ट कमिश्नर को पहले की तरह अपना काम जारी रखने को कहा गया है। कोर्ट ने शिक्षण संस्थान खोलने के विकल्पों पर विचार करने को भी कहा है, जबकि एक QI मैनेजमेंट कमेटी को स्कूल खोलने या ऑनलाइन क्लास करने के लिए सुझाव देने को कहा है। आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली में कई पॉइंट्स पर बैरिकेड तक नहीं थे तो कई पॉइंट्स पर स्टाफ भी नहीं दिखा। कोर्ट कमिश्नर के मुताबिक ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटर्स द्वारा की जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक इस बात को लेकर संतोष नहीं हो जाता कि प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है, तब तक वो ग्रैब 3 से नीचे आने पर विचार नहीं कर सकते। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। और पॉलिटिकल पावर सेंटर में अब बात करेंगे पूर्व राज परिवार की, जहां पावर सेंटर को लेकर जंग छिड़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। देखिए, उदयपुर में महेंद्र सिंह मेवाड़ के परिवार में विवाद है। महेंद्र सिंह के बड़े बेटे विश्वराज का राज तिलक, विश्वराज के चाचा ने महल के दरवाजे बंद करा दिए हैं। इसके बाद उदयपुर सिटी पैलेस के रास्तों पर बैरिकेड लगा दी गई है। विश्वराज के समर्थकों की पुलिस से झड़प भी इस पर हुई है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो एक पूर्व राज परिवार में पावर को लेकर, पावर सेंटर को लेकर जंग। उदयपुर में महेंद्र सिंह मेवाड़ के परिवार में विवाद, बड़े बेटे का राज तिलक, जिसके बाद महल के दरवाजे बंद करा दिए गए हैं। महेंद्र सिंह के बड़े बेटे विश्वराज जिनका राज तिलक हुआ है, और इसी को लेकर चाचा ने महल के दरवाजे बंद कराए और वहां पर बैरिकेड किस तरीके से पुलिस ने लगाई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राज परिवार में विवाद से जुड़ी हुई ये तस्वीरें। उदयपुर में महेंद्र सिंह के बड़े बेटे के राज तिलक के बाद परिवार में आपसी विवाद। विश्वराज के चाचा ने महल के दरवाजे बंद कराए, जिसके बाद स्थिति यहां पर थोड़ी तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। बात अब उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा की करते हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पुलिस प्रशासन भी उठ रहे हैं, विपक्ष सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोली 315 बोर की गोली लगी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर ये गोली चलाई किसने। संभल में हिंसा, कौन जिम्मेदार? पुलिस ने नहीं तो किसने चलाई गोली? गोली लग गई उसके, नईम के गोली लग गई। बहुत दूरी से, मस्जिद की बहुत दूरी से जाकर पुलिस ने गोली मारी है। पहली बात तो जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी? पथराव करने गए क्यों? साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। 4 लोगों की मौत किसकी फायरिंग में हुई? इसका जवाब अब तक पुलिस ने साफ साफ नहीं दिया। जांच कर मामले का खुलासा करने की बात हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो पुलिस से ही सवाल कर रही है। फायरिंग करते पुलिस वालों की तस्वीर का सच क्या है? इस
इस वीडियो को देखिए, 3 पुलिस वालों पर गौर कीजिए। पहला पुलिस वाला बैरिकेडिंग के पास पत्थरबाजी कर रही भीड़ पर निशाना साधता है। पहले पुलिस वाले के ठीक पीछे खड़े दूसरा पुलिस वाले को सुनिए। वो पत्थर फेंकने वालों को अपनी ओर बुला रहा है। तीसरे पुलिस वाले के हाथ में पिस्टल है। वो दाहिना हाथ ऊपर कर गली में सीधी फायरिंग कर रहा है। पिस्टलधारी पुलिस वाला एक बार नहीं कई बार फायरिंग करता है। उसके बाद बैरिकेडिंग के पास खड़ा पुलिस वाला गोली चलाता है और एक चीख जैसी आवाज सुनाई देती है। इस पुलिस वाले की गन से गोली चलने के फौरन बाद पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ पत्थर गिरते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। ये तस्वीरें संभल के मोहल्ला कोट इलाके की हैं। शाही जामा मस्जिद से बिल्कुल सटे इस जगह से हंगामे की शुरुआत हुई, जहां पुलिस फायरिंग करते दिख रही है। यहीं पर एक लड़के की गोली लगने से मौत हुई, लेकिन अब तक ये साफ नहीं उसे गोली किसने मारी। पुलिस की गन से निकली गोली लगी या उपद्रवियों ने मार डाला। इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे, जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे, उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा। पुलिस का कहना है 4 लोगों की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई, लेकिन ये भी नहीं बता पा रही कि किसकी गोली से मौत हुई। हालांकि कई वीडियो जारी कर पुलिस बता रही है कैसे उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की शुरुआत की। पुलिस की ओर से जारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। शाही जामा मस्जिद के ठीक बगल में बड़ी संख्या में भीड़ है। उनमें कई लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, चेहरे को ढककर गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। मस्जिद के ऊपर सर्वे कर रही टीम अपने कैमरे में ये सब कुछ कैद कर रही थी और छतों से लोग पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। पुलिस की ओर से जारी अब दूसरी तस्वीर देखिए। पत्थरबाजों ने पहले बाइक को तोड़ा, फिर कार पर हमला किया। उनमें कुछ नकाबपोश मस्जिद पर मौजूद सर्वे टीम पर भी पत्थर फेंक रहे हैं। इस दौरान मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। मुस्लिम भाई शांति बनाए रखें। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे में काम पूरा हो चुका है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। लेकिन पत्थरबाज मानने को तैयार नहीं थे। ठीक उसी समय दूसरी गली में खड़ी गाड़ियों में आगजनी शुरू कर दी गई। आप इस वीडियो में धुआं निकलते देख सकते हैं। हिंसा रुकने के बाद से पुलिस इन्हीं नकाबपोशों की पहचान करने में जुटी है। छापेमारी के दौरान पुलिस को इनमें से एक के पास से अनोखा हथियार भी मिला। रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो। इतनी पत्थरबाजी की इन्होंने, अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे। लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी, वो लगी हुई है। 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकाशा से 3 लोग हैं, वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। सवाल पुलिस से पूछा जा रहा है तो सवाल उन लोगों से भी है जो पत्थर लेकर हमला करने पहुंचे थे। देखिए, संभल में हालात इस वक्त काबू में हैं, लेकिन यूपी से लेकर दिल्ली तक हो रही सियासत में भी इस वक्त उबाल आ रहा है। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी मांग की जा रही है कि संसद में इस पर चर्चा भी कराई जाए। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या संभल को लेकर इस मामले में दोनों तरफ से जो सियासत हो रही है वो भी संभल कर हो रही है। चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। विपक्ष के कारण ये घटना। कोई भी अराजकता फैलाएगा तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में जाएंगे और वहाँ जो हो रहा है वो सबके सामने रखेंगे। विपक्ष का नकारात्मक रवैया, बार बार अशांति के लिए मैं समझता हूँ जिम्मेदार। वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करे। यूपी के संभल से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली,
और दिल्ली से लेकर बिहार तक संभल हिंसा पर कहीं संभल कर सियासत हो रही है तो कहीं खुलकर वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान और स्थानीय विधायक के बेटे पर हिंसा भड़काने को लेकर एफआईआर की गई है। आरोप लगने के बाद समाजवादी पार्टी अपने नेता जियाउर रहमान के पक्ष में खुलकर सामने आ गई है। अखिलेश यादव इस हिंसा को चुनावी धांधली से ध्यान हटाने की साजिश बता रहे हैं, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर्क ने हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो घटना घटी है इसके पीछे पुलिस प्रशासन का हाथ है। जिनके आदमी को पता नहीं कि हमारे यहाँ पर सर्वे होने वाला है तो वो पत्थर इकट्ठा करेंगे। दिल्ली से संभल जाते हुए हापुड़ में जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने आगे जाने से ही रोक दिया, जिसके बाद फिर से सियासत आगे बढ़ गई। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं कि कोई जाके माहौल खराब करे या गोली चलाए। आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में जाएंगे और वहाँ जो हो रहा है वो सबके सामने रखेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सियासी हमला बोलने में देरी नहीं की। कोर्ट में सुनवाई होती है, उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। इन सियासी हमलों का जवाब देते हुए यूपी सरकार ने मंत्री दयाशंकर सिंह ने विरोधियों पर पलटवार किया। समिति गई थी और उस पर जो है आप देखें जिस तरह से हमला हुआ, प्रदेश के माहौल को खराब करने की वहाँ कोशिश हुई है। संसद सत्र शुरू हुआ तो सियासत संभल और लखनऊ से आगे निकलकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक भी आ पहुंची। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संभल हिंसा पर संसद में चर्चा की मांग कर रही है। सर का नोटिस दिया, हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। गोली मारी गई है लोगों पर, और जिस मुद्दे पे मारी गई है मैं उसका भरपूर विरोध करता हूं। वहां कोई वजह नहीं थी गोली चलाने। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पक्ष के कारण ये घटना घटी है। सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक दल के बेटा, वहाँ के कट्टरपंथी, उतने लोग कहाँ से आ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। संभल हिंसा पर सियासत बेहिसाब हो रही है। सीबीआई जांच से लेकर देशद्रोह के मुकदमे चलाने तक की मांग उठी है। हिंसा के बीच सवाल उठ रहे हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद का सच आखिर है क्या? क्या वाकई मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? हिंदू पक्ष दावा किस आधार पर कर रहा है? शाही जामा मस्जिद के पिलर, गुंबद, छतरी और शिलालेख में मस्जिद का असली सच है। क्या आज भी मस्जिद में मौजूद है मंदिर की निशानी? क्या उसी निशानियों के दम पर हिंदू पक्ष इस मस्जिद को मंदिर बता रहा है या सिर्फ हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? संभल की इस मस्जिद को लेकर जब इतना हंगामा हो चुका है तो शाही जामा मस्जिद के बनने की कहानी को भी समझना जरूरी है। कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर और 24 नवंबर को हुए सर्वे में क्या निकला, फाइनल रिपोर्ट आने में अभी वक्त है, लेकिन इतिहास क्या कहता है उसके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि पुराणों में भी यहाँ मंदिर होने के साक्ष्य हैं। संभल कल्की जी का मंदिर था और इसलिए था कि कलयुग में कल्की जी यहाँ उतार लेंगे, और नाम है हरिहर मंदिर। हरिहर मतलब भगवान भोलेनाथ और विष्णु, हरिहर दोनों का है, ज्वाइंट। तो इसके एविडेंसेस हैं, पुराणों में हैं। हिंदू पक्ष दो आधार पर इस मस्जिद को मंदिर होने का दावा कर रहा है। पहला आधार मस्जिद के पिलर, गुंबद और शिलालेख। दूसरा आधार 1874-75 और 1875-76 में आई एएसआई की रिपोर्ट को बनाया गया है।
शाही जामा मस्जिद के अगर इतिहास की अगर हम लोग बात करें, अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे कि ये शाही जामा मस्जिद कई सारे पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। जैसे ये सामने एक पिलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जो हिंदू पक्ष का दावा है वो दावा ये है कि इन पिलर्स पे, ये जो मीनार नुमा पूरा पिलर है, यहाँ पर जो ऊपर तरफ आपको छत्ता दिखाई देगा, उनका ये दावा है कि ये छत्ता हिंदू मंदिरों में या फिर हिंदू महलों में होता है। ये 1874-75 में आई एएसआई की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक बाबर ने मंदिर तुड़वाकर ये मस्जिद बनवाई थी। एएसआई की रिपोर्ट 150 साल पुरानी है, जिसका नाम है टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874, 1875 एंड 1875, 1876। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि हिंदू बेग ने कैसे मंदिर तोड़कर मस्जिद को बनवाया। आज भी दिख रहा है कि एक मंदिर को तोड़कर उसके ढांचे पर बनाया गया। बाबर ने आकर इसको तोड़ा था, तभी इसका नाम बाबरी मस्जिद आमतौर पर कहा जाता है। एक अयोध्या की थी, इसको तोड़ बनाया तो इसको भी नाम बाबरी मस्जिद था। आज भी मुस्लिम का शिलालेख वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ये जो है हिंदू बेग ने, जो उनका सिपह सालार था बाबर का, मंदिर तोड़ के बनाया था। दावा किया जाता है कि इन सभी गुंबदों को राजा पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सफेद रंग के प्लास्टर से चुने हुए मस्जिद के बाहर और अंदर के खंभों के प्लास्टर के पीछे असल हिंदू मंदिर के खंभे छिपे हैं, जिसे प्लास्टर से ढका गया है। इतिहासकार भी इस बात को मान रहे हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद बनने से पहले यहाँ मंदिर था। मैं कई बार कहता हूँ कि घंटा, कलश, स्वस्तिक, अगर ये चिन्ह किसी स्ट्रक्चर में मिल रहे हैं तो वो मस्जिद हो सकता है क्या? आप देखो ना, सरके सुल्तानों ने अटाला देवी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, नाम तक नहीं बदला। कहीं ज्ञानवापी मस्जिद आज तक कहा जाता है। ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद हो सकता है क्या? लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों की अपनी दलील है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं तो शाही जामा मस्जिद के अधिवक्ता यहाँ मंदिर होने से इनकार कर रहे हैं। यानी मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर मस्जिद थी, मंदिर नहीं। हम चूंकि पूर्व में भी, पहले भी इसमें मुकदमे जीत चुके हैं और इंशाल्लाह ये मुकदमा भी जीत लेंगे। कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाल्लाह कल भी। अब अदालत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस मामले का हल निकालेगी कि संभल की शाही जामा मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई या नहीं। क्या यहीं पर हरिहर भगवान का मंदिर था या हिंदू पक्ष के दावे